गोली से मौत हुई थी। प्रियंका के साथ राहुल भी रामपुर जा सकते हैं। तो अब देखिए किसान आंदोलन पर किस तरीके से राजनीति तेज है, आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अब उस किसान के परिवार से मुलाकात कर सकती हैं, यानी वो रामपुर जा सकती हैं। वो किसान जो आईटीओ में हुए प्रदर्शन में जिसकी मौत हो गई थी और परिवार ने दावा किया था, परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, सबसे पहले आप बताइए क्या कुछ कार्यक्रम कल का रहने वाला है प्रियंका गांधी का? देखिए प्राची, अगर बात करें तो यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कल सुबह 6:30 बजे दिल्ली से निकलेंगी और लगभग 12:30 बजे करीब वो रामपुर पहुंचेंगे, जहां पर अगर बात करें तो जो 26 जनवरी को आईटीओ में ट्रैक्टर से मौत हुई थी किसान नवदीप सिंह की, उनके परिवारजनों से मिलेंगी, उनको परिवारजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। अगर बात करें तो नवदीप सिंह 26 जनवरी को आईटीओ पर ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहे थे, जिससे उनके ट्रैक्टर पलटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसकी पुष्टि करते हुए वो वीडियो भी जारी किया है जब ट्रैक्टर पलटा था, लेकिन परिवार का लगातार आरोप है कि गोली लगने से ही नवदीप की मौत हुई है, न कि ट्रैक्टर पलटने से। जब गोली मारी गई दिल्ली पुलिस की ओर से तब ट्रैक्टर पलटा, तब नवदीप की मौत हुई, ये परिवार का आरोप है। और कल उसके लिए आखिरी अरदास की जाएगी, यानी कि जो नवदीप की मृत्यु हुई 26 जनवरी को, उसके लिए आखिरी अरदास की जाएगी और प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगी। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल। देखिए अविनाश, जिस तरीके से अब ये पूरा घटनाक्रम है उसमें सियासत की एंट्री तो जरूर हो चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त उबैदुर रहमान भी जुड़ गए हैं रामपुर से, हमारे सहयोगी। उबैदुर रहमान, आपसे भी जानना चाहेंगे कि परिवार का क्या कुछ कहना है। जैसी जानकारी मिल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो कल रामपुर पहुंच सकती हैं। देखिए प्राची, कल जो नवरीत सिंह की मौत हुई थी उनकी कल अंतिम अरदास है। तो उनके जो दादा हैं हरदीप सिंह डिबडिबा, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी तो उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन मेरी जो कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलाधिकारी हैं और जितने भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो कल सुबह किस जगह पर, किस पॉइंट पर, हाईवे पर प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। जो हमारे कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सुबह लगभग 6 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगी और रामपुर के जो बिलासपुर में डिबडिबा गांव है, जहां पर नवरीत का परिवार रहता है, वहां पर कल जो कार्यक्रम है वो उनके अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। तो उसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के कल आने का प्रोग्राम कंफर्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ कल आए, क्योंकि राहुल गांधी का अभी प्रोग्राम पर डिस्कस हो रहा है। लेकिन जो सूत्र है हमारे वो ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी का प्रोग्राम बन चुका है और इसको लेकर के जो मुरादाबाद मंडल का पुलिस प्रशासन है, रामपुर का लोकल इंटेलिजेंस है, वो सतर्क हो गया है और वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में लगातार है, उनसे जानकारी ले रहा है कि प्रियंका। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या होता है। शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान तमाम जानकारी के लिए, और अविनाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के आज 70 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आज किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली या यूपी में नहीं बल्कि हरियाणा के जींद में था, जहां आज खाप महापंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे। ये महापंचायत किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए बुलाई गई थी। हालांकि महापंचायत के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच ही टूट गया, जिस पर राकेश टिकैत खाप नेताओं के साथ बैठे थे। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया और किसान आंदोलन को मजबूत करने की बात कही। हरियाणा के जींद में हुई महापंचायत में आज भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पूरे जोश में दिखे और कहा कि उन्हें किसानों का गुस्सा चाहिए। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगाई तो क्या होता? अगर उस दिन आग। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अब 70 दिनों बाद कुछ विदेशी चेहरे भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने बिना मुद्दे को जाने और समझे ट्वीट करते हुए भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार पर सवाल उठा दिए हैं।
भारत में चल रहे आंदोलन को लेकर दखल देने वालों में हॉलीवुड की गायिका रिहाना के अलावा पर्यावरणविद ग्रेट थनबर्ग, पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा और अमेरिकी वकील मीना हैरिस शामिल हैं, जो हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की भांजी हैं। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर प्रपंच फैला रहे विदेशियों पर ना तो भारत के कृषि कानून और खेती किसानी से कोई वास्ता है और ना ही इन्हें भारत के बारे में कुछ ज्यादा पता है। और अब आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। किसान आंदोलन की हिमायत करते हुए पॉप स्टार रिहाना ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की है और लिखा है कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, जबकि पॉर्न स्टार रही मिया खलीफा ने किसान आंदोलन को खुल्लम खुल्ला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उधर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के इस ट्वीट अभियान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान कानून सरकार 11 बार बात कर चुकी है। ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम अपने किसान भाइयों के साथ बातचीत कर सुलझाएंगे। लेकिन निहित स्वार्थों को लेकर विदेशी शक्तियां इसे प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, जो बर्दाश्त के बाहर है, स्वीकार नहीं होगा। यूपी के 42 जिलों के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के 300 परियोजनाओं को हरी झंडी दी। पैदावार बढ़ाने और खेती में आसानी के लिए सिंचाई विभाग के 2000 करोड़ की परियोजना का सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने किसानों से संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बाढ़ बचाव से जुड़ी 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ आपदा के लिहाज से 2017 में प्रदेश के 24 जिले अति संवेदनशील थे, जबकि 16 जिले संवेदनशील श्रेणी में थे। बावजूद इसके न कहीं बाढ़ बचाव की कोई कार्य योजना थी और न ही राहत सामग्री की, लेकिन सरकार ने स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कार्य योजना तैयार की, उन्हें लागू किया और जवाबदेही तय की गई। इसी का नतीजा है कि आज काफी बड़े पैमाने पर लोग बाढ़ से सुरक्षित हुए। मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद अति संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही वर्ष मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राहत सामग्री के रूप में कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य योजना है, इसका कहीं अता पता नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए राज्य सरकार ने समय से अस्थायी समिति की बैठकों को संपन्न करना, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना को न केवल बनाना बल्कि उसे लागू करना और पूरी जवाबदेही के साथ जो कार्य संपन्न हुए, आज उसका परिणाम है कि इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और 170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहां पे प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों में योजनाओं के अटकने और पूरा ना होने के मुद्दे पर आज सपा और बसपा पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि आज जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा पहले खर्च किया जाता था। इसके बावजूद योजनाएं समय से पूरी नहीं हो पाती थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम बाढ़ की परियोजनाओं जनवरी से शुरू करके 15 मई तक पूरा करेंगे और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव के पुख्ता इंतजाम करेंगे। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था।
लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। तो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में माफिया, बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्ता नाबूद के तहत आज एक बार फिर से प्रयागराज में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य गुल हसन की कसारी मसारी इलाके में 2 मंजिला इमारत को ढा दिया गया। इस मकान की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे गुल हसन ने बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए और मंजूरी लिए बनवा दिया था। जो कार्रवाई की जा रही है, गुल हसन नाम के गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ तमाम अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा अवैध रूप से बिना मार्कशीट स्वीकृत कराए और प्राधिकरण की ज़मीन भी कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है, जिसके विरुद्ध दोस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। यह कार्रवाई आज 52वीं कार्रवाई है। ऐसे कार्रवाई जो चल रही है लगातार, उसमें 52वीं कार्रवाई है और इनके द्वारा लगभग 300 वर्ग गज में जो ये मकान बनाया गया है, सिंगल स्टोरी है और दूसरे मंजिल पर एक कमरा बनाया गया है और ये लगभग इसकी कीमत, इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ के लगभग है। उत्तर प्रदेश बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे योगी सरकार के ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान का सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यह कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य गुल हसन के खिलाफ हो रही है। गुल हसन ने शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में 300 वर्ग गज एरिया में ये मकान बनवा रखा था। तकरीबन 2 मंजिला इस मकान की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके लिए ना तो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया था और ना ही निर्माण के लिए प्राधिकरण से किसी तरह की मंजूरी ली गई थी। इसी वजह से ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान के तहत आज इस मकान को सरकारी बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। 4 जेसीबी और मशीनें और बुलडोजर यहां पर ध्वस्तीकरण के लिए लगाए गए हैं। पिछले करीब 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये मकान बना हुआ है, काफ़ी मजबूत बना हुआ था, इसलिए इसे गिराए जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 2-2 करके मशीनें लगाई गई हैं। इस दौरान यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, विकास प्राधिकरण और नगर निगम के साथ ही जिला प्रशासन के साथ ही कई दूसरे विभागों की टीमें भी लगाई गई हैं। तो लगातार जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो गुल हसन है, ये माफिया अतीक अहमद के गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई थानों में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं और इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत इसके मकान को आज जेसीबी मशीनों के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऑपरेशन नेस्त नाबूद अभियान के तहत जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उनका सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। उसी के तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कार्रवाइयों का ये सिलसिला फिलहाल यहीं थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। प्रयागराज में अब तक इस अभियान के तहत 52 कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, जिनमें माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के दबंग विधायक विजय मिश्रा का नाम भी शामिल है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
अयोध्या की एडीजी प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। ये नोटिस बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या के निवासी समाज सेवी और वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर निगरानी याचिका पर जारी हुआ है। ये समन नोटिस अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने जारी किया है। याचिकाकर्ता समाजसेवी अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में संबंधित दस्तावेज को राहुल गांधी ने स्कैम बताते हुए फर्जी बताया था। यही नहीं, मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहते हुए संबोधित किया था। मामले में एडीजी प्रथम न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। ये राफेल सौदे में देश के प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने तमाम अपशब्द कहे थे, चोर कहा था और इस तरह के तमाम एलिगेशन लगाए थे जो कि फर्जी थे। इससे क्षुब्ध होकर हम अयोध्यावासी बहुत ही ज़्यादा हमको कष्ट हुआ और हमने इसके विरुद्ध एक मुकदमा जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ इनके विरुद्ध दायर किया था, जिसमें कल इनको समन कर लिया गया है। गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को लेकर तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर कमिश्नर, डीएम, आईजी, सीडीओ, एसडीएम ने सभा स्थल, बैरिकेडिंग, टेंट व्यवस्था का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि को बाजार में हर घर पर तिरंगा झंडा लगवाने का निर्देश दिया है। सभा स्थल पर 5000 कुर्सियां लगेंगी। मंच बनकर तैयार हो गया है। सभा स्थल के पास स्टॉल लगाए जाएंगे। शताब्दी वर्ष की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक प्रभात फेरी निकालकर की जाएगी। प्रभात फेरी में माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के अलावा स्काउट्स गाइड, एनसीसी और एनएसएस के कुल 500 बच्चे शामिल किए जाएंगे। शताब्दी महोत्सव उसका होना है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पधारने वाले हैं। वो ही वहाँ स्मारक पर जो बैंड की व्यवस्था होनी है वो पुलिस की तरफ से होनी है और एक उसमें हमारे आप देख रहे होंगे कि एसएसबी और पीएसी, हमारे पुलिस का बैंड और आरपीएफ का बैंड सभी लोग आए हुए हैं और अलग अलग स्थलों पर ये धुन बजाएंगे। इसको मनाने का निर्णय लिया है और उसी के क्रम में ये वर्ष भर के प्रोग्राम होने हैं जिसको प्रारंभ किया जाना है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गवर्नर महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 फरवरी को यहाँ पर किया जाएगा। उसी की तैयारियों का कार्यक्रम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि हम एक अच्छा प्रोग्राम पूरे वर्ष भर प्रस्तुत कर पाएंगे और जिसमें सारे विभागों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस और पैटर्न में होने वाले अहम बदलाव की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा को 10वीं और 12वीं के कोर्स से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द्वारा तय मानकों को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति का फायदा व्यावसायिक शिक्षा हाई स्कूल और इंटर में फेल छात्रों को मिलेगा। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के सिलेबस में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़कर नया और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जल्द एक सर्वे कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्र छात्राओं को हाई स्कूल से ही रोजगार परक शिक्षा मिलने लगेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करने से छात्र छात्राओं को अपना करियर चुनने में भी आसानी होगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। खास बात यह भी है कि व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड में सेवा, विनिर्माण और कृषि सेक्टर पर फोकस तो होगा ही, साथ ही इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP से भी जोड़ा जाएगा। असल में छात्र छात्राओं को न्यूनतम 4 व्यावसायिक ट्रेड का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से एक ODOP कक्षा 9 और 10 के लिए होगा। वहीं कक्षा 11 और 12 के लिए 2-2 ODOP होंगे, जिसमें से एक व्यावसायिक ट्रेड अनिवार्य होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी शुरुआत 2022-23 से हो जाएगी। सबसे पहले कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करते हुए 2024-25 तक 50% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
नई नीति के तहत छात्र छात्राएं अगर किसी विषय विशेष में फेल हो जाते हैं तो उस विषय का परिणाम व्यावसायिक शिक्षा के परिणाम से बदल दिया जाएगा। शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक शिक्षा के सिलेबस और पैटर्न में भी अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद इसके लिए पाठ्य सामग्री और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम तैयार करेगा। ऐसा होने के बाद व्यावसायिक शिक्षा हाई स्कूल और इंटर में फेल छात्रों को पास कराने में भी मददगार साबित होगी। मतलब छात्र छात्राओं को नए अवसर देने के लिए शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।